हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। यहां ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए फिर आपसे कहें कि भाई आप कोई हमारा कोर्स खरीद लो, कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लो। मैग्नेट ब्रेन मतलब सब कुछ फ्री आपको यहां पर मिलने वाला है, आपकी क्लास के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपके टॉपिक के अनुसार। मतलब कंप्लीटली सिलेबस आपको मिलेगा यहां पर बिल्कुल फ्री, और वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लास 9th का जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, उसी के हम क्या लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो हम इस पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 2 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। शॉर्ट आंसर चूंकि इन्हीं में से बन जाते हैं और वो हम वीडियो के अंदर भी कवर कर चुके हैं, इस कारण से उनको भी हमने देखा नहीं है, लेकिन मैं साथ में आपको बताते चलूंगा कौन सा शॉर्ट आंसर हो सकता है या क्या लिखना है साथ में। क्लियर ये बात, क्योंकि इसके साथ वो कवर हो जाते हैं। आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर या अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इसके साथ आपके कवर हो जाते हैं। इस कारण से मैंने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपके साथ रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न है कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 3 तरह के विचारों का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय मतलब उदय हुआ या प्रकट हुए, जो राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करते थे। संक्षेप में इन विचारों की चर्चा करें। तो आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में इन तीनों विचारों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे रेडिकल आ गया, रूढ़िवादी आ गया, उदारवादी आ गया। तो ये आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछा सकते हैं। उनमें हमें सिर्फ कितनी कितनी परिभाषा देनी पड़ती है। उनने पूछ लिया कि रूढ़िवादी कौन है, वो लिख देना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? यूरोप में 3 विभिन्न प्रकार के विचारों के या विचारों वाले समूह थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले जिसको देखें रूढ़िवादी, फिर था उदारवादी और फिर थे रेडिकल। 3 हमने पढ़े हुए थे। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने तीनों के बारे में पढ़ा था। रूढ़िवादी कौन था? तो रूढ़िवादी वर्ग कैसा था? तो हमने देखा हुआ था कि रूढ़िवादी वर्ग उदारवादी और रेडिकल दोनों का विरोध करता था। कौन होते हैं रूढ़िवादी? तो ऐसे लोग होते हैं जो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं चाहते, उनको आप रूढ़िवादी कहते हैं। लेकिन हमने देखा था कि ये रूढ़िवादी लोग भी व्यवस्था में परिवर्तन को महसूस करने लगे थे और इन्होंने कहा था कि परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन स्लो हो, धीमा हो। और कैसा परिवर्तन करें आप? ऐसे तरीके से परिवर्तन करें जिससे पुरानी चीजों का भी हम आदर करते रहें, विश्वास करते रहें। तो चलो देखते हैं इसमें। तो रूढ़िवादी में हम क्या लिखेंगे? इसमें शॉर्ट आंसर, आपका जो शॉर्ट आंसर है उसमें क्या लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में? तो रूढ़िवादी में उदारवादी और रेडिकल दोनों वर्ग के विरोधी थे या दोनों का विरोधी था। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इनकी भी सोच बदली और ये भी परिवर्तन को या परिवर्तन के लिए राजी हो गए या परिवर्तन महसूस करने लगे, है ना। तो ये रूढ़िवादी के लिए लिख देंगे। फिर दूसरा ग्रुप जिसको उदारवादी, तो उदारवादी ऐसे लोगों का ग्रुप जो समाज के परिवर्तन के समर्थक थे। समाज के परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादियों का था। या हम इसकी जगह क्या लिख देंगे कि ऐसे लोगों का समूह जो समाज में परिवर्तन का समर्थक था, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां पर सभी धर्मों को सम्मान मिले, एक समान सम्मान मिले और एक समान जगह मिले, ऐसा ये राष्ट्र चाहते थे। अगला है जिसको कहेंगे रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या था कि ये लोग ऐसी सरकार चाहते थे। इस समूह के लोग क्या थे? इस समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत में समर्थन पर आधारित हो। मतलब मेजॉरिटी या देश की जो आबादी है उसके आधार पर या उसके बहुमत के समर्थन के आधार पर आधारित हो। इनमें अधिकांश लोगों ने जो इस समूह के लोग थे उनने क्या किया था? अधिकांश लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। जो फीमेल वोटिंग राइट की बात की जा रही थी कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया जाए, उसका भी ये लोग समर्थन कर रहे। 3 हमने देख लिया कौन कौन से? उदारवादी, रूढ़िवादी, पूरे नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, और रेडिकल। क्लियर?
ये तीनों आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि उदारवादी क्या है, रूढ़िवादी क्या है, रेडिकल क्या है। तो हमें इनकी जो परिभाषा हमने यहां लिखी है वही हमको लिखनी होगी। ठीक, बाकी अगर ये आपका लॉन्ग शॉर्ट आंसर आया है तो इसमें उदारवादी क्या है उनने पूछा तो इनकी परिभाषा, रूढ़िवादी, रेडिकल, तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देख लिया रूढ़िवादी कौन है, जो व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते थे लेकिन बाद में महसूस किया। उदारवादी कौन है, जो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे और एक ऐसा राष्ट्र चाह रहे थे जहां पर सभी धर्मों और सभी वर्गों को समान सम्मान और समान जगह मिले। रेडिकल कौन है, ये देश में आबादी बहुमत के आधार पर सरकार के समर्थन में थे कि ऐसी सरकार हो जो बहुमत के आधार पर बनाई गई हो। तो इन तीनों के बारे में हमने देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश नहीं जो आजकल वो फोटो में चलता है कि भाई राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रवादी लिख दिया, आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी लिख दिया और ये जोक वाली फोटो चलती है और एक टॉर्च बना दी ऐसी करके, ये टॉर्च बना दी और बोले सर ये क्या कर दिया, ये तो हमने प्रकाश डाल दिया, हो गया उत्तर। ऐसा प्रकाश मत डाल देना कि बोले सर हमने टॉर्च बना के डाल दिया प्रकाश, अब आप देखते रहो। ये प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनके अंदर की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था या राष्ट्रवादियों के अंदर क्या चल रहा था, उनका सोचने का तरीका क्या था। तो प्रकाश डालने का मतलब उसको सोचो और इस पर लिख दो, ऐसे टॉर्च बना के मत आ जाना कि सर ये प्रकाश डाल दिया खत्म हो गया। ठीक, तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना है तो क्या करेंगे, राष्ट्रवादी चाहते थे कि क्रांति को समाप्ति की ओर ले जाया जाए और 1815 में यूरोपियन सरकारों को, है ना, यूरोप में जो सरकारें बन रही थी, है ना, यूरोपियन सरकारों को समाप्त किया जाए। या यहां पर ये लिख देंगे कि 1815 में जिस तरीके से यूरोप में सरकारें बनी वो उन सरकारों के विरोध में थे या उनका विरोध करते थे, तो यूरोपियन सरकारों को समाप्त किया जाए। आप देखें यहां पर कि फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस, यहां के जो राष्ट्रवादी हैं वही क्या बन गए, क्रांतिकारी बन गए। मतलब ये परिवर्तन में जल्दी या व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन के लिए इनने कुछ थोड़े से हिंसक या ज्यादा तेज मांग उठा दी तो वो क्रांतिकारी कहलाने लगे। तो यहाँ के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी बन गए और राजा को हटाने का प्रयास करने लगे। सारी जगह पर हुआ है, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रूस में, सभी जगह पर राजा को हटाने का प्रयास हुआ है, तो राजा को हटाने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के द्वारा ऐसे राष्ट्र, है ना, ऐसे राष्ट्र या ऐसे राष्ट्रों की स्थापना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। क्योंकि यहां पर जो देश था ये राजाओं का देश था, तो यहां पर जो कुलीन वर्ग हैं या जो दूसरे प्रकार के लोग हैं राजा के संपर्क में हैं, उनको अधिकार ज्यादा, सामान्य व्यक्ति को अधिकार कम। ये लोग कैसा चाहते थे कि क्रांति के द्वारा हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। इटली के एक राष्ट्रवादी हैं जिसको कहते हैं गिसेप्पे मेजनी। इन्होंने क्या किया था, 1815 के बाद राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर इटली के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की थी जहां सभी को समान अधिकार मिले। या ऐसा लिख दें कि इन्होंने राजा के तख्ता पलट की भी कोशिश की थी और तख्ता पलट करके एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की थी कि एक ऐसी सरकार हम बनाएंगे जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देगी, है ना। तो ये राष्ट्रवादियों का ये दृष्टिकोण था जिस पर हमने प्रकाश डाल दिया है। जिसको प्रकाश डालने का मतलब समझ रहे हैं ना, टॉर्च वाला मत समझ लें, प्रकाश हमने समझ लिया है, अपनी नेत्रों का प्रकाश डाला है और देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि समाजवाद की मुख्य 4 विशेषताओं को बताइए, है ना। तो इसकी कुछ विशेषताएं हमें बतानी है, 4-5 आप लिख दें, 4 तो वो कह ही रहे तो हमें उतनी तो बतानी ही पड़ेगी। तो समाजवाद की मुख्य 4 विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है, समाजवाद के अंतर्गत, है ना, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का। समाजवाद के अंदर जहां जहां भी उत्पादन करते हैं, खेतों के अंदर भी देखा सामूहिक, या हम देखें बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। समाजवादी क्या थे, समाजवादी निजी संपत्ति के विरुद्ध थे, है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आप रखते हैं उसके विरोध में थे। समाजवादी मानते थे कि निजी संपत्ति ही सभी सामाजिक बुराइयों का एक मूल कारण है, या हम ये मूल कारण की जगह क्या लिख देंगे, सामाजिक बुराइयों की जड़ है ना, जड़ भी वही हो जाता है मूल कारण। अगला क्या है, समाजवादी सामूहिक उद्यमों का समर्थन करते थे। मतलब ऐसे फैक्ट्री लगाई जाए या ऐसे उद्योग लगाए जाएं जो सामूहिक तरीके से काम करें, मतलब जिसमें वर्कर का भी इन्वॉल्वमेंट हो, मैनेजर का भी हो, और सभी को उनके काम के अनुपात में तनख्वाह या फायदा जो है वो बांट दिया जाए। ठीक, अगला क्या है, समाजवादियों के अनुसार पूंजीपतियों को जो लाभ होता है वो श्रमिकों की या मजदूरों की मेहनत से होता है, क्योंकि उनका पूंजी पर अधिकार है इसलिए वो पूरा लाभ ले जाते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो अपन ने देखी। पहला, सरकारी जो उद्योग होते हैं उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, निजी संपत्ति के विरोधी,
ये सामाजिक बुराइयों के लिए निजी संपत्ति को जड़ मानते थे, सामाजिक उद्यमों का समर्थन करते थे या सामाजिक उद्योगों का समर्थन करते थे। और इनके अनुसार पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये पूंजीपति जो है वो लाभ कैसे कमा रहे हैं, मजदूरों की कमाई से ये लाभ कमा रहे हैं। तो ये इसकी 4-5 प्रमुख विशेषताएं हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि वर्ष 1914 के रूसी साम्राज्य को स्पष्ट करना है। तो जब अपन रूसी क्रांति स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ा हुआ था। तो 1914 में रूस में शासक कौन था, तो उसका नाम है जार निकोलस द्वितीय। ये रूस का शासक था, है ना। तो इसका पूरे रूस पर और रूस के साम्राज्य पर शासन था। तो कहां कहां पर शासन था, तो रूस जो हो गया तो मॉस्को और उसके आसपास वाला एरिया हो गया, मॉस्को और उसके आसपास वाला एरिया। इसके अलावा रूसी साम्राज्य में क्या था, तो रूस से पड़ोसी देश है फिनलैंड, हमने देखा हुआ था। उसके पास में आप देखें लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। ये क्या है, रूस के पड़ोसी हैं, रूस से ही टूटकर बने हैं। तो ये सब क्या थे, इन सब पर रूसी साम्राज्य का अधिकार था। फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, है ना, इनके कुछ क्षेत्र शामिल थे। इनके अलावा मध्य एशिया में ये कहां तक था, प्रशांत महासागर था, प्रशांत महासागर तक था। तो मध्य एशियाई देशों में कौन कौन से थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। मध्य एशिया के ये देश हो गए, यूरोप के ये देश हो गए। तो इनके अंतर्गत ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो अगर आपको शॉर्ट पॉइंट में निकालना भी है तो हम कैसे निकाल लें शॉर्ट पॉइंट में कि भाई रूस का साम्राज्य कहां हो गया, तो भाई रूस का साम्राज्य लिख लिया कि मॉस्को में हो गया। फिर इसके अलावा कहां फैला है, यूरोप में फैला है, और कहां फैला है, मध्य एशिया में फैला है। ये अपन ने नाम लिख लिए। यूरोप में कहां फैला है, तो अपन ने देख लिया, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये नाम लिख लिए। और मध्य एशिया में कहां फैला है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तक ये फैला हुआ है। तो ये 3 पॉइंट के अंदर क्या है, इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ है। रूस में अब अगर हम इनके धार्मिक मत की बात करें, चूंकि रूसी साम्राज्य की बात की जा रही है, तो साम्राज्य में धार्मिक मत भी देखा जाए किस प्रकार के लोग थे। तो रूस में सबसे अधिक कौन से थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग थे, या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग थे। अब ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी क्या थी, तो ये क्या है, इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स से हुआ था, या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, है ना, रूसी ना लिख के यहां पर क्या लिख दें, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, है ना। ग्रीक की जो एक भाषा, ग्रीक की एक ऑर्थोडॉक्स शाखा है, तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से इनका क्या निकला था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी निकली हुई थी। तो उसको मानने वाले लोग ज्यादा थे। इनके अलावा रूस में और कौन कौन से थे, तो इसके अलावा रूस के अंदर कौन कौन से धर्म थे, तो कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट था, मुस्लिम था और बौद्ध थे। ये सभी धर्मों को मानने वाले लोग रूस के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया भाई, उसके साम्राज्य में उसका एरिया बता दिया, और यहां पर उसका धार्मिक भी बता दिया कि धार्मिक किस किस प्रकार के लोग रहते थे। तो एक तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग हो गए, या रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी किसकी शाखा है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की, है ना। ये रूसी नहीं है, कुछ जगह पर रूसी भी लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की शाखा है। ठीक, तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध, ये सभी धर्म के लोग यहां पर रहा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यूरोप के किसानों की तुलना में रूसी किसान भिन्न थे। भिन्न मतलब इनमें अंतर बताना है, कैसे ये भिन्न थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आपने पढ़ा हुआ है भिन्नता के पीछे कारण क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कैसे भिन्न है। अपन ने देखा था कि रूस के किसान ज्यादा समाजवादी हैं। कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई रूस के किसान अगर क्रांति का नेतृत्व करेंगे तो जल्दी देश समाजवादी बन जाएगा। तो इनकी भिन्नता, ये अपने राजा का, नवाब का, इनका कोई सम्मान अम्मान नहीं करते थे, लगान भी कभी कभी चुकाते नहीं थे, सामंत से जमीन छीनने के पक्ष में रहते थे, और अपनी जमीन किसको देते थे, कम्युन या अमीर को देते थे, और वो सभी में पारिवारिक जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। ऐसा आपको यूरोप के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भिन्न थे। तो अपन उत्तर में कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से भिन्न थे, यूरोप के किसानों की तुलना में रूसी किसान भिन्न थे। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। कैसा, लिखें भाई, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की 85% जनता किस पर निर्भर थी, जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, जबकि फ्रांस और जर्मनी में लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर थे। मतलब रूस में कृषि पर निर्भरता ज्यादा थी। ठीक, और दूसरे देशों में कम थी। मतलब कृषि का आधुनिकीकरण कुछ हो गया होगा, वहां पर औद्योगिकरण भी ठीक ठाक हो गया होगा। रूस में किसान सामंतों का सम्मान नहीं करते थे, और वे चाहते थे, सामंतों का सम्मान नहीं करते थे, और वे चाहते थे कि भाई सामंतों की भूमि हमें दे दी जाए या उन लोगों को वापस कर दी जाए। जबकि हमने देखा हुआ था कि भाई जबकि यहां पर और क्या लिखेंगे, जबकि दूसरे देशों के किसान सामंतों का सम्मान करते थे, और उन्होंने सामंतों के लिए या जमींदारों के लिए लड़ाइयां भी लड़ी थी।
रूसी कृषक क्या करते हैं, समय समय पर अपनी भूमि है ना संयुक्त लाभ के लिए इकट्ठा कर लेते थे, और उनका समुदाय, उनके समुदाय में कौन था, मतलब उनका जो एक नेता उनने बनाया था या एक व्यक्ति जिसको कम्युन या मीर कहते थे, उस कम्युन या मीर में क्या था कि वो जमीन को हर एक व्यक्ति में परिवार की जरूरत के हिसाब से बांटता था। तो समय समय पर संयुक्त लाभ के लिए इकट्ठा करते थे, निजी परिवारों की आवश्यकता के अनुसार इसे विभाजित किया जाता था। ऐसा प्रचलन यूरोप के दूसरे देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोप के किसान और रूस के किसान एक दूसरे से काफी भिन्न थे। कैसे भिन्न थे, एक तो यूरोप के दूसरे अलग देशों के किसान क्या थे, अपने जो सामंत है या जो जमींदार हैं उनका सम्मान करते थे। रूस के किसान सम्मान नहीं करते थे। वहाँ के किसान लगान चुकाते थे, यहाँ के किसान लगान नहीं चुकाते थे। वहाँ के किसानों ने सामंतों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और रूस के किसानों ने अपने सामंतों या जमींदारों की हत्याएं की हैं। तो ये इनके पॉइंट क्या हो जाएंगे, अंतर के पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर ये बात। अगला है प्रश्न नंबर 6 कि रूसी क्रांति से पूर्व श्रमिकों की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। मतलब इनकी क्या कंडीशन थी, कैसे ये चल रहे थे, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक मतलब पैसे वाली जो स्थिति है उसके बारे में हमें बताना है। तो अब ये उत्तर में क्या आपको पता है कि क्या कंडीशन थी, बहुत खराब हालत थी, काम पैसा कम मिलता था, महिलाओं की और खराब हालत थी, काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, रहने की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्हीं सब बातों को अपन इसमें लिखेंगे। रूसी क्रांति से पूर्व श्रमिकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। आप यहां बुरी भी लिख सकते हैं कि आर्थिक दशा बुरी थी। अधिकांश कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। निजी संपत्ति थे, लेकिन सरकार ने भी क्या किया, सरकारी विभाग द्वारा फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाती थी। कैसी कि ताकि न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम के घंटे क्या हो जाएं, कार्य करने का समय क्या हो जाए, निश्चित रहे। मजदूर कारखानों के अंदर जब काम करते थे, है ना, तो पॉइंट बदल के लिखेंगे, मजदूर कारखानों में 10 से 12 घंटे तक काम करते थे। वहीं अगर हम कारीगरों की इकाइयों में देखें या कारीगरों की वर्कशॉप में देखें तो ये प्रायः कितना हो जाया करता था, 15 घंटे तक हो जाया करता था। फिर वर्ष 1914 के लगभग तक, है ना, 1914 के आसपास कारखानों में 31% महिलाएं फैक्ट्री में मजदूरी करती थी या मजदूरी किया करती थी, परंतु इन्हें मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम मिलती थी। और सामाजिक स्तर पर भी मजदूर क्या थे, बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे, कुछ मजदूरों ने तो क्या कर लिया था कि अपने गांव से ही अप डाउन करते थे, गांव चले गए साइकिल से, फिर काम करने आ गए। लेकिन कुछ मजदूर क्या हो गए, उन्होंने अपना निवास क्या कर लिया, स्थायी रूप से कहां रहने लगे, शहरों में ही रहना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम शहरों में ही रहेंगे। कुछ डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो ये रहन सहन में अंतर आएगा। उनके बीच योग्यता और दक्षता को लेकर भी फर्क था। जैसे अपन ने देखा था धातुकर्मी जो मजदूर थे वो अपने आप को क्या समझते थे, साहब, तो उनके बीच में क्या था, योग्यता और दक्षता को लेकर भी अंतर था। और यह अंतर उनकी पोशाकों से भी स्पष्ट देखा जा सकता था। तो ये हम यहां पर इसमें लिख दे देंगे, इनकी दशा क्या है, और इनके साथ साथ अपन ने थोड़ी सी सामाजिक दशा भी यहां पर बता दी है। क्लियर ये बात यहां पर की स्पष्ट है ना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रूस में किन्हीं 2 समाजवादी दल के नाम तथा इनकी विशेषताएं बतानी है। 2 समाजवादी दलों के नाम लिखना है, कौन से ऐसे दल हैं जो समाजवादी थे और उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो रूस के 2 समाजवादी दलों के नाम तथा उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये तो स्टार्टिंग वाली बात हो गई। पहला समाजवादी दल कौन सा है, तो रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, ये पहला सामाजिक दल है। ये क्या करता है, कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले, है ना, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादी थे, उन्होंने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको कहते हैं रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, का गठन किया था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी। इस पार्टी को सरकारी आतंक के कारण सरकार ने क्या किया था कि गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो सरकारी आतंक के कारण क्या करना पड़ा, गैर कानूनी रूप से काम करना पड़ा। और इस पार्टी ने अपना अखबार निकाला और मजदूरों को संगठित करने, है ना, मजदूरों को संगठित कर हड़तालें भी की या हड़ताल कार्यक्रम भी चलाए। तो क्या हो गया, इस पार्टी के द्वारा अखबार निकाला गया, मजदूरों को इकट्ठा किया गया या संगठित किया गया, और संगठित कर क्या किया गया, उनके लिए हड़तालें या उनकी मांगों के लिए हड़तालें की गई। तो पहली पार्टी तो हो गई मजदूरों संबंधित रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी, है ना, जिसको आप कहते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, या वर्कर्स पार्टी। अगली एक पार्टी इसको कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका गठन जो है वो 1900 में किया गया था। ये पार्टी, एक पार्टी हो गई किसानों की और एक पार्टी हो गई मजदूरों की, आपको ये याद रखना है। एक मजदूर की पार्टी हो गई, एक किसान की पार्टी हो गई। मजदूर की पार्टी थोड़ा सा पहले आई है 1898 में, किसान की पार्टी थोड़ा सा बाद में आई है
है ना, 1900 के आसपास। उसने मजदूरों की बात करी, ये किसानों की बात करेगा। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या है, इसका गठन 1900 में हुआ। इस पार्टी ने क्या किया, कृषकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, है ना, और मांग की कि सामंतों के द्वारा जो भूमि है वो अधिकृत कर ली गई है, सामंतों के द्वारा जो बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया, वो क्या कर दिया है, वापस से किसानों को दे दी जाए, किसान इस पर खेती करेंगे। ये दो पार्टियां हमने देख ली, दोनों की कुछ विशेषताएं देख ली। आपके उत्तर में यही पूछा गया था कि दो सामाजिक पार्टी या समाजवादी पार्टियों के नाम बताएं और उनकी विशेषताएं बताएं। अब अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 8, वर्ष 1904 में रूसी मजदूरों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। है ना, हमें यह बताना है कि 1904 में रूस के मजदूरों की स्थिति कैसी थी। हमें यह भी पता है कि 1904 का जो समय है वो रूस के मजदूरों के लिए बहुत बुरा था, हमने अलग से भी देखा हुआ था। ये कैसा समय है 1904 का, ये मजदूरी के करने वाले लोगों के लिए बहुत बुरा साल था या बहुत बुरा समय था। तो अब इसी के बारे में इस समय जो मजदूरों की स्थिति है उसको स्पष्ट करना है। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या है। 1904 में रूसी मजदूरों की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। हमने देखा ही, हमें पहले से ही पता है कि बुरी थी। तो दयनीय मतलब बुरे को थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में लिख दिया तो दयनीय हो गई थी, क्योंकि इस समय क्या हुआ था कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो गई थी। आपकी कीमत बढ़ा दी गई चीजों की, लेकिन आपका वेतन घटा दिया गया। तो आपकी आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन वेतन में कितनी गिरावट आ गई, 20% की गिरावट आ गई, ये नीचे की तरफ गिर गई। इससे क्या हुआ कि भाई अब लोग मजदूर परेशान होने लगे। मजदूर परेशान होने लगे तो क्या होगा, फिर भाई उनकी अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी। तो क्या हुआ, मजदूर संगठनों में क्या हुई, सदस्यता में तेजी आई कि भाई अपनी मांग कैसे उठाई जाए। तो मजदूर संगठनों में लोग सदस्य बनने लगे, तो उनकी सदस्यता में क्या हुई, तेजी आना स्टार्ट हो गई। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इसका गठन किया गया 1904 में। एक पार्टी बनाई गई, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स 1904 में गठित की गई, है ना। तो अब ये पार्टी क्यों बनाई गई कि भाई ये पार्टी क्या करेगी, रूस के लोगों की काम करेगी या रूस के मजदूरों के लिए काम करेगी, उनकी आवाज उठाएगी। तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जब 1904 में इसका गठन हो गया, तो क्या था कि एक श्रमिक सभा हो गई। तो इस श्रमिक सभा की, है ना, इस श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को एक कंपनी थी जिसका नाम था प्यूतोलोव आयरन वर्क्स, वहां से निकाल दिया गया। जैसे ही वहां से निकाला गया तो इस पार्टी ने क्या कर दिया, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, या इसको श्रमिक सभा भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो इस श्रमिक सभा के लोगों ने क्या कर दिया, हड़ताल की घोषणा कर दी। क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया, हड़ताल कर दी। और इनके सपोर्ट में कुछ दिन के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के लगभग 1,10,000 मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी और उनने अपनी डिमांड रख दी। क्या रख दी कि वेतन में वृद्धि करो, कार्यस्थिति में सुधार करो, काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे करो या 10 घंटे करो, ये उनके द्वारा मांग रख दी गई। अब ये मांग रखी गई, क्यों रखी गई, अगर ना स्थिति खराब होती तो ना मजदूर अपने संगठनों में जाते, ना ऐसी आवाजें उठती। तो 1904 में स्थिति खराब है, आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ी, 20% सैलरी कम हो गई, जिससे क्या हुआ, सदस्यता में तेजी आई, श्रमिक संगठनों में सदस्यता में तेजी आई। एक पार्टी बनी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जिसको श्रमिक सभा भी कहेंगे। तो श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, प्यूतोलोव आयरन वर्क से निकाल दिया गया। तो हड़ताल हुई और इसके समर्थन में कुछ दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर भी एक हड़ताल होती है, जिसमें 1,10,000 मजदूर शामिल होते हैं, जो काम के घंटों में सुधार, वेतन में बढ़ोतरी और कार्यस्थिति में सुधार की बात कर रहे थे कि भाई काम के घंटे आप कम कर दो और स्थिति को सुधार दो। तो इसके लिए यह हड़ताल की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, खूनी रविवार क्या है ना। खूनी रविवार क्या है, आप सब ने पढ़ा है कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार से मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, क्या समझ रहे हैं सर, कुछ ऐसा तो नहीं समझ रहे कि सर खूनी रविवार के दिन खून ही खून, बारिश हो रही थी खून की बारिश नहीं, कुछ लोगों की हत्याएं हो जाएंगी तो हत्या में खून बहेगा, गोली चलेगी, तो खून बहेगा तो इस कारण से खूनी कह देंगे। और वो दिन किस्मत से क्या था, रविवार था, तो इस कारण से इसको क्या कह देंगे, खूनी रविवार कह देंगे। ये देख रहे हैं खूनी रविवार क्या है, और इस घटना के उपरांत कौन कौन सी घटनाएं घटी उनको बताना है। 1-2 घटनाओं का हम जिक्र कर देंगे इस घटना के बाद क्या है। तो वर्ष 1905 में रविवार के दिन, है ना, एक पादरी थे। आपने देखा था कि भाई जो पेट्रोग्राद करके जगह थी वो 2 प्रकार से बटी हुई थी। एक नदी थी, इसको कहते थे नेवा, और इसका एक किनारा था जिसको कहते थे बायां, है ना, लेफ्ट अगर अपन लिख दें, और एक को कह रहे थे राइट। एक तरफ मजदूरों का घर था या मजदूरों के कारखाने थे, और एक तरफ सारी अच्छी सोसाइटी थी, फैशनेबल इलाके, राजा का घर, ये सारी चीजें आपको दूसरी तरफ देखने को मिलेंगी बाएं तरफ। और दाएं तरफ क्या, मजदूरों क्वार्टर, कारखाने, ये सब देखने को मिलेंगे। तो क्या हुआ, वर्ष 1905 में पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जार के महल के पास या सामने पहुंच गया। जार का महल क्या है, उसको विंटर पैलेस कहते हैं, के सामने पहुंच गया। जार को लगा होगा, गड़बड़ लगा होगा, तो क्या हुआ, तब
कोसैक्स और पुलिस के द्वारा मजदूरों पर आक्रमण कर दिया गया, मतलब गोली चला दी गई, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। इस घटना में बहुत सारे मजदूर मारे गए और कुछ क्या हो जाते हैं, घायल हो गए। इतिहास में इसी घटना को क्या कहा गया है, खूनी रविवार कहा गया है, क्योंकि इस दिन क्या था, रविवार था और कई सारे मजदूरों का खून बहा था, तो इसको क्या कहा गया, खूनी रविवार की घटना के रूप में जाना जाता है। इस घटना के उपरांत कई घटनाएं घटी जिन्हें 1905 की क्रांति के रूप में या 1905 की क्रांति की संज्ञा दी गई। क्यों, क्योंकि खूनी रविवार के बाद ही कई सारी घटनाएं घटेंगी, तो कहते हैं कि 1905 की क्रांति कब स्टार्ट हुई, खूनी रविवार की घटना से। तो इसके बाद जो घटनाएं घटी उसी को क्या कह देते हैं, 1905 की क्रांति कह देते हैं। घटनाओं का जिक्र कुछ इस प्रकार है, कैसे है, सबसे पहली घटना लिख दी कि देश में जगह जगह हड़तालें होने लगी, नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विद्यार्थियों के द्वारा कक्षाएं छोड़ दी गई, विश्वविद्यालय बंद हो गए। मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या मध्यम वर्ग जो था, उनने क्या कर दिया, यूनियन ऑफ यूनियंस नामक एक संविधान सभा बना ली कि ऐसी एक सभा बनाएंगे और इससे हम संविधान लिखना स्टार्ट करेंगे। इन लोगों ने भी कई सारी चीजों में सरकार का समर्थन नहीं किया था और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, यूनियन ऑफ यूनियंस नामक एक संविधान सभा का गठन कर लिया। ये सारी घटनाएं आप क्या देख रहे हैं, खूनी रविवार के बाद देख रहे हैं। तो ये एक दो घटना का जिक्र कर दिया, आप एक आध घटना और लिख सकते हैं बढ़ाकर, इतने में हमारा काम हो सकता है। तो ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया कि खूनी रविवार क्या है और उसके बाद प्रमुख घटनाओं का जिक्र करना है, तो हमने प्रमुख घटनाओं का जिक्र कर दिया। अगला है प्रश्न नंबर 10 कि रूसी उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूसी जो उद्योग लगाए गए थे, रूस में जो औद्योगिकरण हो रहा था, तो रूस के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए, या उसके प्रभाव बताइए या महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। तो कैसा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, तो हेडिंग बना दी कि प्रभाव क्या था, रूसी उद्योग पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव प्रतिकूल पड़ा या बुरा पड़ा, जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, देश में उद्योगों को मिलने वाली बाहरी आपूर्ति बंद हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सागर पर कब्जा कर लिया, तो जो आयात करते थे वो बाल्टिक सागर के थ्रू था, तो अब आयात नहीं हो पा रहा। तो क्या हो गई, देश में उद्योगों को मिलने वाली बाहरी आपूर्ति, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देश में होने वाले आयात प्रभावित हुआ या बंद हो गया, क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक सागर पर कब्जा करके आयात व्यवस्था को चौपट कर दिया। 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी या रेलवे लाइनों को तोड़ दिया गया, क्योंकि अब व्यवस्था, उद्योग चल नहीं रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, तो क्या हुआ, रेलवे लाइनें भी टूटने लगी। युद्ध के दौरान क्या हुआ, चूंकि सैनिकों की आपूर्ति के लिए, तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, ये पूरा पॉइंट किसके लिए, सैनिक आपूर्ति है ना, सैनिक आपूर्ति और अनाज आपूर्ति है ना, इसमें हम दो चीजें लिखने वाले हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सैनिक आपूर्ति में क्या लिखेंगे कि स्वस्थ पुरुषों को किस में भेज दिया गया, युद्ध में धकेल दिया गया, तो मजदूर क्या हो गए, कम पड़ गए। काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अच्छे हट्टे कट्टे नहीं थे, कमजोर या ऐसे ही बीमार टाइप के मिल गए, तो क्या हुआ, मजदूरी प्रभावित हुई, उद्योग प्रभावित हुए, तो उद्योगों पर भी इसका असर पड़ा। इसके अलावा जो सैनिक लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो खाने की व्यवस्था सरकार ने उनके लिए करी, तो जितना अनाज था वो सब कहां भेज दिया गया, सैनिकों के लिए भेजा जा रहा था। इससे क्या हुआ, देश के अंदर अनाज की कमी पड़ जाती है ना। तो क्या हुआ कि जब सैनिक युद्ध में भेज दिए गए तो कारखाने बंद होने लगे और सेना को अनाज की अत्यधिक आवश्यकता थी। इससे क्या हुआ, शहर में अनाज की कमी हो गई या अनाज की शॉर्टेज पड़ गई है ना, अनाज की कमी हो जाती है, उससे क्या होगा, भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, लोग रोटी के लिए लड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11, पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति की स्थिति कैसी थी बताइए। पेट्रोग्राद मतलब कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम बदलकर अपन ने क्या कर दिया था, पेट्रोग्राद कर दिया था। तो पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति की स्थिति बताना है। तो लिखा कि भाई फरवरी क्रांति की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट, अब ये नेवा नदी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो नदी के इस तरफ दाया और बाया वाला कॉन्सेप्ट। ये नदी कौन सी है, इसको कहते हैं नेवा। ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, दाया, ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, बाया, ये सब क्या हो जाएंगे, दाया बाया इलाका कहला जाएगा। तो नेवा नदी के दाएं तट पर है ना, मजदूरों के कारखानों में क्या हुआ, मजदूरों के जो कारखाने हैं एवं क्वार्टर थे है ना, दाएं तट पर क्या हुआ करते थे, यहां पर मजदूरों का वर्ग था, आपको याद होगा, मजदूर का था और इनके क्वार्टर और कारखाने थे। जबकि बाएं तट पर क्या था, बाएं तट पर है ना, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें कहां थी, बाएं तट पर थी, ये इस तरफ थी, नदी के इस तरफ, बीच में नदी बहती थी।
1917 में ठंड अत्यधिक पड़ रही थी, बहुत ठंड हो रही थी, और साथ में क्या हो गया, खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाती, खाने के पदार्थों की कमी हो जाती है। और जार को क्या लग रहा था कि यार ये संसद को भंग कर देते हैं, जो ड्यूमा यूमा उनने बनाने की कोशिश करी थी, बोले इसको भंग कर देते हैं संसद को, और जब संसद भंग हो जाएगी तो पावर किसकी जाएगी, ड्यूमा के पास सब कुछ, कोई सलाह देने के लिए भी नहीं रहेगा। तो जो संसद के प्रतिनिधि थे वो क्या चाह रहे थे, संसदीय प्रतिनिधि यह नहीं चाहते थे कि जार के द्वारा ड्यूमा को भंग किया जाए। तो पहला तो अपन ने देख लिया कि भाई इसके अंदर हमने स्थिति देखी कि कहां कहां पर क्या क्या लोग रह रहे थे। तो ये क्या है, शहर की बनावट सामाजिक स्थिति के आधार पर थी, हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे कि भाई शहर की बनावट सामाजिक स्थिति के आधार पर थी। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे, जबकि बाएं तट पर विंटर पैलेस, फैशनेबल इलाके, सरकारी इमारतें आदि स्थित थी। ठीक, ठंड 1917 में अत्यधिक ठंड पड़ी, जिससे ठंड पड़ी और खाद्यान्न की कमी हो गई। जार ड्यूमा को भंग करना चाह रहा था, लेकिन संसद के जो प्रतिनिधि हैं वो जार के द्वारा की जा रही ड्यूमा को भंग करने की कोशिशों को या उसका विरोध कर रहे थे या भंग करने से उसको रोक रहे थे। तो ये पहला पॉइंट अपन ऐसा लिख देंगे। क्लियर ये बात। अगला है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 22 फरवरी को नेवा नदी के दाएं तट पर, दायां तट मतलब किसका हो गया, मजदूरों वाला तट हो गया। तो दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में क्या कर दिया गया, हड़ताल कर दी गई। उस फैक्ट्री में उन्होंने काम नहीं किया, तालाबंदी कर दी गई। इसके अगले दिन मतलब 22 को यह हुआ, तो कब आ गई अब घटना, 23 फरवरी को। तो 23 फरवरी को क्या हुआ, इसके अगले दिन कई फैक्ट्रियों के मजदूरों के द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी गई। बहुत सारे कारखानों में यह हड़ताल किसके द्वारा की जा रही थी, औरतों के द्वारा की जा रही थी। कब के दिन, 23 फरवरी के दिन। इसी कारण इस दिन को क्या बना दिया अपन ने, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बना दिया। दुनिया भर में इसको किस नाम से जाने लगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को। क्योंकि 23 फरवरी ये किस कैलेंडर में था, ये आपको मैंने बताया था कि ग्रेगियन कैलेंडर में था, और सॉरी ये जूलियन कैलेंडर में था, है ना, जूलियन कैलेंडर में था। और जबकि अगर उसी टाइम पर ग्रेगियन कैलेंडर देखें तो जूलियन कैलेंडर में अगर 23 फरवरी है तो ग्रेगियन कैलेंडर में कितना है, 8 मार्च है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को भी मनाते हैं, लेकिन वो जूलियन कैलेंडर में कितना पड़ता है, 23 फरवरी पड़ता है। समझ गए कि महिलाओं के द्वारा भी इस हड़तालों का नेतृत्व किया गया। इसी कारण इसी दिन को बाद में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में नाम दिया गया या जाना गया। क्लियर यहां तक की बात। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि ड्यूमा की बर्खास्तगी से संबंधित घटनाओं को बताइए, है ना, कि ड्यूमा कैसे कैसे बर्खास्त हुई, उनकी घटनाओं को हमें बताना है। अब देखो बर्खास्तगी से कौन कौन सी घटनाएं जुड़ी हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो राजनेता जो लोग थे, ड्यूमा को कौन चला रहा था या ड्यूमा को किसने बर्खास्त किया हुआ था, जार ने। बनाया भी किसने था, जार ने। तो जार ने जैसे ही इसको बर्खास्त किया, ड्यूमा को भंग किया, तो राजनेता क्या हो गए, ड्यूमा की बर्खास्तगी के खिलाफ बोलने लगे कि भाई अभी इसको बर्खास्त करके इनने गलत किया, जो भी बोलना था वो बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, 26 फरवरी को नेवा नदी के बाएं किनारे पर, दाएं पर मजदूरों का था लेकिन बाएं पर क्या हुआ, बाएं किनारे पर वहां की सड़कों पर प्रदर्शनकारी क्या होने लगे, फिर से इकट्ठा होने लगे। 27 फरवरी को उन्होंने क्या किया, पुलिस मुख्यालय पर आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकार, समानता के अधिकार के पक्ष में नारे लगने लगे। और जो गलियां थी पेट्रोग्राद की, है ना, वो गलियां सब क्या हो गई, ऐसे असंख्य लोगों से भर गई, बिल्कुल भरी हुई थी, सड़कों पर एकत्रित हो गए। बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, गलियों में इकट्ठी हो गई। वो सारी गलियां क्या हो गई, इन सब चीजों से, सड़कें क्या हो गई, इन सब चीजों से भर गई। सरकार को क्या लगेगा, सरकार मतलब जो भी लोग वहां शासन में थे उनको क्या लगेगा, खराब। तो सरकार ने क्या किया कि स्थिति के नियंत्रण के लिए, है ना, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया, सैनिक टुकड़ी बुलाई और उन्हें प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इनमें से कुछ सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया और कुछ गुस्साए सैनिकों ने क्या किया, अपने ही अधिकारी की हत्या कर दी। और इससे क्या हुआ, बाद में उन्होंने बगावत कर दी, 2-3 रेजिमेंटों की और इनको अलग से दूसरी 2 और 3 रेजिमेंटों की अलग से मदद मिली और मजदूर और सैनिक मिल गए और क्या कर दिया, वहां पर पेट्रोग्राद में एक संविधान सभा का निर्माण कर दिया, पेट्रोग्राद पर कब्जा कर लिया। तो ये प्रमुख घटनाएं जो हो गई कि भाई ड्यूमा की बर्खास्तगी से क्या है, तो निलंबन के विरोध में लोग बोल रहे थे। फरवरी पर 26 फरवरी को नदी के बाएं तरफ जो लोग हैं वो इकट्ठा होने लगे। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय चौपट कर दिया। फिर क्या हुआ, रोटी, वेतन, काम के घंटों, इनके लिए अधिक मांग करने लगे और लोग सड़कों पर बहुत भीड़ में निकल आए। सरकार ने भी नियंत्रण को करने के लिए क्या किया,
पुलिस वालों से कहा गोली चला दो, जिसमें से कुछ लोगों ने मना कर दिया कि गोली नहीं चलाएंगे। तो ये कारण हमको इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रूस में गठित अंतरिम सरकार की असफलता के क्या कारण है, उसका वर्णन करना है। तो हम ये लिखेंगे भाई असफलता के कारण क्या है, निम्न है, ये तो लिखना ही पड़ेगा, फिर अपन चालू करेंगे। सबसे पहला कारण हमने देखा लेनिन, हमने सिर्फ कीवर्ड पकड़े हैं ताकि आप आसानी से लिख पाए, है ना। ये आपकी सुविधा के लिए डाल दिया गया है कि लेनिन और ये सब चीजें, ताकि आपको याद रह पाए। लेनिन क्या हो गया, तो अपन लिखें अप्रैल 1917 में लेनिन अपने निर्वासन से, निर्वासन मतलब देश से बाहर थे, ये इनको बाहर निकाला गया था पिछली सरकारों के द्वारा, तो निर्वासन से रूस वापस आ गए और इन्होंने अपने विचार के लिए अपने विचार जो है वो कैसे रखे, अप्रैल थीसिस के नाम से रखे। क्या विचार थे वो पता था ना, युद्ध को समाप्त किया जाए, तुरंत जमीन किसको दे दी जाए, किसानों को दी जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांगे इसमें थी इनकी अप्रैल थीसिस में, तो अपने विचार अप्रैल थीसिस के नाम से रखे। बोल्शेविक समर्थक नेता, बोल्शेविक समर्थक सेना, है ना, नेता गलत कह दिया, सेना, फैक्ट्रियों तथा किसानों के वर्ग, है ना, कि वर्ग सभी में इसके नेतृत्व को, या सभी ने इसके क्या किया, इसके नेतृत्व को समर्थन दिया, सभी में इसके नेतृत्व को समर्थन मिला या इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या है, दूसरे में देखें भाई कि व्यापारिक संघ और अन्य संस्थाएं, इनने कैसे इस चीज को लिया, तो फरवरी क्रांति के पश्चात श्रमिक संस्थाएं तथा संघ बनाने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। फरवरी क्रांति के बाद सभी जो भी श्रमिक हैं या जो संघ हैं वो अपनी संस्थाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसलिए व्यापारिक संघों की भी, व्यापारिक संघ जो हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके भी संगठन क्या हो गए, पर्याप्त मात्रा में बढ़ गए, है ना, वहां पर उनने भी अपने संगठन बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सरकार एवं बोल्शेविकों के बीच में टकराव, बोल्शेविक एवं सरकार के बीच में जो क्या था, संघर्ष से क्या हुआ, सरकार कमजोर हो गई। क्यों, क्योंकि अंतरिम सरकार में कौन लोग ज्यादा हावी थे, चूंकि आप देखें उसमें बोल्शेविक लोग ज्यादा हावी थे, बोल्शेविकों की संख्या ज्यादा थी, तो इसमें हम ये लिख देंगे बोल्शेविक एवं सरकारों के बीच संघर्ष, है ना, सरकार के बीच संघर्ष से सरकार कमजोर हो गई, क्योंकि उसमें बोल्शेविकों का प्रतिनिधित्व अधिक था, या उनका प्रभाव, ऐसा लिख दें, या उनका प्रभाव अधिक था। ठीक, अगला है मांग की पूर्ति ना होना। अंतरिम सरकार ने क्या किया कि श्रमिकों और आम लोगों की जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने में वो क्या रही, असफल रही। इन सब 4 कारणों से क्या हो गया, अंतरिम सरकार असफल हो गई। कौन कौन से कारण, एक बार जल्दी से देख लेंगे। लेनिन का वापस आ जाना वो कारण, दूसरा व्यापारिक संघ बन जाना, व्यापारिक संघ और दूसरी और संस्थाएं बन गई, इन कारण से भी लोग अब नेतागिरी ज्यादा करने लगे, काम कम करने लगे, यहां पर भी नेतागिरी बगराने लगे, तो इससे हुआ। तीसरा क्या है, सरकार और बोल्शेविकों में टकराव। सरकार और बोल्शेविकों में टकराव कैसे, सरकार, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार कमजोर होने लगी, इसलिए सरकार और बोल्शेविकों में टकराव हुआ। और सरकार के द्वारा क्या हुई, मांग की पूर्ति नहीं कर पाई, किसकी, श्रमिक और आम लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं कर पाई, उनकी आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई। तो इस कारण से क्या हुआ, अंतरिम सरकार असफल हो गई, कार्य नहीं कर पाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, रूस में मजदूर आंदोलन के प्रभाव बताएं कि क्या क्या प्रभाव हुए। तो हम लिखेंगे निम्न प्रभाव हुए। पहला प्रभाव, रूस में गर्मियों में मजदूर आंदोलन पूरे रूस में फैल गया, है ना, ये गर्मियों के अंदर ये खबर फैल जाती है कि भाई रूस में मजदूर आंदोलन हो रहा है, पूरे रूस के अंदर ये फैल जाता है। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में क्या होने लगा, फैक्ट्री कमेटी का गठन होने लगा, है ना, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हर एक फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री कमेटी, या हर एक कारखाने के अंदर फैक्ट्री कमेटी बनने लगी। अब ये फैक्ट्री कमेटी ज्यादा बढ़ने लगेगी तो इनकी क्या हो गई, संख्या बढ़ने लगी, ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों ने क्या बना लिया, सिपाही समिति बनाने लगे। जून में क्या हुआ कि जब जो सोवियत बना, जो जून तक, है ना, इसी में आप देखेंगे, आप जून तक क्या हुआ, 500 सोवियत बन गए, है ना, और इन 500 सोवियतों ने क्या किया, अपने अपने प्रतिनिधि कहां भेजे, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भेजे। सभी ने अपने अपने प्रतिनिधि कहां भेज दिया, अखिल रूसी सोवियत के अंदर भेज दिए गए। अंतरिम सरकार, इससे क्या हुआ कि जो अखिल रूसी सोवियत है वो क्या कर रही थी, अंतरिम सरकार के तरीके से डील करनी थी। अब वहां पर ये सोवियत में 500 सोवियत के प्रतिनिधि आ गए, और सोवियत में बनी थी, इसमें समर्थन कौन था, या किस समर्थक के थे, बोल्शेविक समर्थक के थे, मतलब मजदूर और ये जो लेनिन की विचारधारा से समर्थन रखते थे अधिकांश लोग वो थे। तो इससे क्या हुआ, अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे सरकार में क्या हुआ, सरकार द्वारा असंतोष को, मतलब ये असंतोष कुछ हो गया गड़बड़, मतलब उनको लगा यार हमारी बात तो चल नहीं रही, तो अपने असंतोष को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया, कठोर प्रयास कर दिए। कैसे प्रयास कर दिए, कठोर प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15, रूस में गृह युद्ध किन कारणों से हुआ था।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताइए। तो किन कारणों से हुआ था वो लिखना है और उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में बताना है। गृह युद्ध से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं और लिखते चलेंगे एक एक करके। रूस में अधिकतर सैनिक कैसे थे? कृषक थे तथा भूमि पुनर्वितरण के आदेश से सेना क्या हुई? टूटने लगी। सेना क्या हुई? टूटने लगी। अगला पॉइंट, गैर बोल्शेविक सैनिकों, उदारवादियों और तथा निरंकुशता के समर्थकों ने बोल्शेविकों के उदय की निंदा की, है ना। बोल्शेविक जिस तरीके से निकल कर आए, वो जैसे ये उदय मतलब होता प्रकट होना, उनका जिस तरीके से प्रकट हो रहा उसकी निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में क्या होने लगे? इकट्ठे होने लगे, वहां की तरफ चले गए, दक्षिणी रूस की ओर चले गए। और वर्ष 1916 से 1919 के बीच में बोल्शेविकों से संघर्ष करने के लिए सेना का गठन करने लगे। क्यों संघर्ष? चूंकि आप यहां देखेंगे बोल्शेविकों का अधिकार आ गया था, लेकिन बोल्शेविकों ने भूमि पुनर्वितरण किया, सेना टूटने लगी। सेना टूटने लगी तो इससे क्या हुआ कि जो गैर बोल्शेविक थे वो और गैर बोल्शेविक सैनिक जो थे वो, उदारवादी और निरंकुशता के जो समर्थक थे वो सब क्या करने लगे? बोल्शेविकों के इस तरीके से प्रकट होने की निंदा करने लगे। और इसके लिए क्या हुआ कि वो दक्षिणी रूस में इकट्ठे होने लगे और उसके लिए उन्होंने सेना इकट्ठी कर ली। इसमें क्या हुए? 3 वर्ग हो गए, है ना। ये जो वर्ग आए इनमें क्या है? ग्रीन वर्ग जो है वो समाजवादी क्रांतिकारी था, श्वेत वर्ग क्या है? वो जार समर्थक थे, और इनका क्या हो गया? लगभग पूरे रूस पर अधिकार हो जाता है या रूसी साम्राज्य पर अधिकार हो जाता है। तो फिर रेड कौन थे? तो रेड आप याद रखेंगे कि भाई रेड कौन थे? रेड बोल्शेविक थे। ग्रीन रेड व्हाइट तीनों का कॉम्बिनेशन, रेड बोल्शेविक। ग्रीन कौन से हो गए? समाजवादी क्रांतिकारी। व्हाइट कौन हो गए? जार समर्थक या निरंकुशता के जो समर्थक थे वो हो गए। तो अब क्या हुआ कि इनका पूरे रूस पर अधिकार हो गया। और इनको समर्थन किसने दिया? ग्रीन और श्वेतों को अमेरिका, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों तथा जापानी सेनाओं का समर्थन प्राप्त था। बोल्शेविक उपनिषदों में या बोल्शेविकों के उपनिषदों में कई भाग में समाजवाद की सुरक्षा के नाम पर क्या हुआ? जो स्थानीय राष्ट्रवादी हैं उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या होना स्टार्ट हो गई। तो ये घटनाएं इस चीज से जुड़ी हुई थी, है ना। इन घटनाओं को हमने देखा कि भाई गृह युद्ध किस कारण से हुआ, तो मेन कारण तो ये आप देखें कि ये पुनर्वितरण हुआ और बोल्शेविक और उनके अपोजिट में दूसरे लोग चले गए तो संघर्ष स्टार्ट हो गया। संघर्ष स्टार्ट हो गया तो जगह जगह पर लड़ाइयां होने लगी और बाहरी शक्तियों का भी समर्थन था। और आप देखेंगे भाई जो बोल्शेविकों के जो उपनिवेश थे वहां पर लोकल लोगों की हत्या करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हो गई? इन सभी घटनाओं को क्या नाम दिया गया? गृह युद्ध के नाम से नाम दिया गया। तो ये सब कारण इसके हो जाते हैं गृह युद्ध के। क्लियर ये बात? अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से उपाय किए गए उनको बताना है हमें। तो श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। सबसे पहला क्या है? फैक्ट्री में कामगारों और किसानों की शिक्षा के लिए विस्तृत शिक्षा कार्यक्रम अपनाया गया, है ना। इसकी शुरुआत की गई और इन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए उचित व्यवस्था की गई ताकि किसान और मजदूर यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में जाके क्या हो? पढ़ सके। दूसरा पॉइंट, महिला मजदूर जो जाती थी तो उनके साथ समस्या थी कि भाई उनके बच्चों की देखभाल कौन करे। तो महिला मजदूर के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल बाड़ियां बनवाई गई जहां पर बच्चे खेलते रहें और उनको संभालने के लिए 1-2 लोग लगे हों। सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श आवासीय क्षेत्र मतलब रहने के लिए आदर्श घर तैयार करवाए गए। सरकार द्वारा ये सभी प्रयास सब जगह पर एक जैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार के संसाधन कैसे थे? सीमित थे। तो ये सारी बातें हमको इसके अंतर्गत लिख देनी है। क्लियर ये बात? ये समझ गए ना। अगला, स्टॉलिन ने खेती के सामूहिकीकरण को दोबारा शुरू किया। इस कथन की विवेचना करनी। विवेचना मतलब इसके ऊपर हमें बताना है कि क्या किया। तो हम लिखेंगे इसमें कि 1927-28 में रूस में क्या हुआ? शहरों में अनाज के भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, लेकिन किसान उस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे या बेचना नहीं चाहते थे। स्टॉलिन ने स्थिति का नियंत्रण करने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाया और व्यापारियों का अनाज जब्त करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भी अनाज की क्या हो गई? अनाज की कमी बनी रही, है ना। ये अनाज है, अनाज की कमी बनी रही। तो इसके लिए स्टॉलिन ने क्या दिया कि भाई खेतों का सामूहिकीकरण करना पड़ेगा। क्यों खेतों का सामूहिकीकरण करना पड़ेगा? स्टॉलिन ने इसके पीछे लॉजिक दिया। क्या कारण दिया? उन्होंने ये तर्क दिया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेतों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और खेत छोटे छोटे हैं। खेतों का आधुनिकीकरण करने के लिए बड़े खेत आपको बनाना पड़ेंगे।
ठीक। तो अब इनने क्या कहा कि भाई आधुनिक खेत विकसित करने के लिए या आधुनिक खेती अपनाने के लिए उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती की जा सकती है, और इसके लिए जरूरी क्या है, बड़ा खेत होना चाहिए, छोटे खेतों में नहीं हो सकता। तो इसके लिए किसानों से क्या की गई, जमीन छीनी गई और राज्य नियंत्रित या सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत तैयार किए गए। कोल खोज जिनको कहा था हमने, वो बड़े बड़े खेत तैयार किए गए। तो इससे क्या हुआ, सामूहिकीकरण दोबारा से स्टार्ट हो गया। इसके पहले भी हुआ था, अब ये क्या हो गया, दोबारा से सामूहिकीकरण स्टार्ट हो जाता है। अब यहां से जो स्टार्ट होंगे वो होंगे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़े वाले जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट होंगे यहां से। सबसे पहले आता है कि रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मतलब जो इस दौरान जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। प्रकाश मतलब वो टॉर्च से नहीं ढालेंगे, है ना। प्रकाश का मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको विवेचना करनी है। वर्ष 1917 में अक्टूबर की क्रांति के माध्यम से, है ना, समाजवादियों ने रूस में सरकार का अधिग्रहण, मतलब सरकार पर या सत्ता पर कब्जा कर लिया। सरकार की जगह आप सत्ता का अधिग्रहण भी लिख सकते हैं, सरकार का अधिग्रहण किया। फरवरी 1917 में राजतंत्र का अंत हुआ और अक्टूबर में रूस में घटी इन घटनाओं को ही रूसी क्रांति के नाम से जाना गया। फरवरी में क्या हुआ कि जार ने गद्दी छोड़ दी थी, 2 मार्च को गद्दी छोड़ देते हैं, और अक्टूबर में जो घटनाएं घटी इसको क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं कि भाई ये सारी घटनाएं क्या हो गई आपकी, अक्टूबर क्रांति के नाम से। तो आपको ऐसा पूछ लें कि भाई 1917 की अक्टूबर क्रांति कब हुई, मतलब डेट तो पता चली गई, या ऐसा पूछ लें कि भाई जार ने गद्दी कब छोड़ी, तो 2 मार्च के दिन छोड़ दी थी। ये शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ सकते हैं कि कब छोड़ दी, क्या हुआ, है ना, या किस क्रांति को कैसे हमने देखा। तो ये 2 क्रांतियां महत्वपूर्ण थी, है ना। फरवरी की क्रांति हमने देखी थी और ये भी देखा भाई अक्टूबरी क्रांति भी हमने पढ़ी हुई थी। अब इसमें क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना है, तो अर्थव्यवस्था बिना समाज के नहीं चलता, तो हम लिखेंगे अर्थव्यवस्था एवं समाज। 20वीं सदी में रूस की 85% जनता क्या है, किसान या खेती पर निर्भर थी, जबकि फ्रांस में ये 49% है और जर्मनी में ये क्या है, 50% आपको देखने को मिलेगी। ये लोग इतना कृषि किया करते थे। फ्रांस और जर्मनी में लोग जो कृषि कर रहे थे वो कितने थे, 49% और 50% लोग थे। रूसी साम्राज्य में किसान अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ, है ना, बाजार के लिए भी उत्पादन किया करते थे, है ना, बाजार के लिए भी उत्पादन या पैदावार किया करते थे। रूस क्या हो गया, जब ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो रूस क्या हो गया, एक अनाज का बड़ा निर्यातक हो गया। क्या हो गया, बड़ा निर्यातक देश था या अनाज का बड़ा निर्यातक था। क्लियर। अब अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, रूस के औद्योगिक या महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र अधिकांशतः कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे। इसके अलावा ज्यादा जगहों पर उद्योग नहीं थे। अधिकांश उत्पादन कहां होता था, कारीगरों द्वारा किया जाता था। कारीगरों की वर्कशॉप में या कारीगरों की इकाइयों में उत्पादन किया जाता था। लेकिन इनकी कारीगरों की जो इकाइयां थी, इनमें इनके साथ साथ क्या थे, बड़े बड़े कारखाने भी लगाए थे। तो हमने देखा था कारखाने कंट्रोल या सरकार नियंत्रित थे और इकाइयां अपने हिसाब से जैसे भी शोषण कर रही थी वैसे कर रही थी। 1890 में या 1890 तक रेलवे का भी विस्तार हो गया। इससे क्या हुआ, कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई। साथ में जब फैक्ट्री लगेंगी तो विदेशी निवेश भी क्या हुआ, बड़ी मात्रा में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि उत्पादन 2 गुना और स्टील का कोयले का उत्पादन 2 गुना और स्टील का उत्पादन क्या हो गया, 4 गुना बढ़ जाता है। वर्ष 1900 तक कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्री मजदूर और कारीगरों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर बराबर देखने को मिलती है। यहां पर क्लियर ये बात। यहां पर देखो, ये हमने बात कर ली कि भाई क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या, तो ये वाली बात देख ली कि रूसी क्रांति क्या है, तो हमने दोनों क्रांति लिख दी। ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट आंसर में तो ये दोनों लिखना है कि भाई अक्टूबरी क्रांति और फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के द्वारा जार के शासन का या सत्ता का अंत हुआ और अक्टूबरी क्रांति में अक्टूबर में जो घटी घटनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, अक्टूबरी क्रांति कहते हैं। फिर अर्थव्यवस्था और समाज, तो यहाँ पर किसानों की स्थिति बता दी, खेत की स्थिति बता दी क्या है। किसान जो है, ज्यादातर लोग किसान हैं और अनाज क्यों पैदा करते हैं कि भाई अपनी जरूरत के लिए और बाजार के लिए। जब बाजार के लिए करेंगे तो निर्यातक हो जाएगा। फिर हमने उद्योग की स्थिति बता दी कि उद्योग कहां कहां पर है, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में है। और उत्पादन कौन कर रहा है, उद्योग भी कर रहे हैं, बड़े बड़े कल कारखाने भी हैं, कारीगरों की वर्कशॉप भी है। फिर यहां पर बता दिया कि भाई इन उद्योग का विकास कैसे हो पाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इनका ही योगदान है ना। आप जितनी पैदावार करेंगे, चाहे खेती की हो चाहे औद्योगिक उत्पादन हो, उतनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो यहां पर हमने ये बता दिया कि भाई विदेशी निवेश भी आ गया, कोयले का उत्पादन भी बढ़ गया, स्टील का उत्पादन भी बढ़ गया। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि रेलवे का विकास हो चुका था। क्लियर।
अब अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति का वर्णन करना है। गांव में किसान कैसे थे ये वर्णन करना है। आपसे पूछ लें कि भाई रूस के किसानों का स्वभाव कैसा था, लिखिए। तो अब वेरी शॉर्ट आंसर आ जाए तो रूस के किसानों का स्वभाव कैसा था, धार्मिक था, है ना। तो ये ऐसे कुछ आपसे पूछ सकते हैं कि बना के पूछ लें, तो ये आप ऐसा लिख देंगे, इसके अंदर आ जाएगा तो हम देख लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जमीन पर कृषकों के द्वारा क्या हो रही थी, फसल उगाई जा रही थी, बुआई या कटाई की जा रही थी। लेकिन विशाल संपत्तियां किसकी हैं, कुलीन वर्ग, राजशाही या ऑर्थोडॉक्स चर्चों के अधीन हुआ करती थी या उनका प्रभुत्व स्थापित था। किसान कई वर्ग में बटे थे, ये कैसे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ऐसा पूछ रहे कि भाई किसान की प्रवृत्ति कैसी है, तो धार्मिक प्रवृत्ति थी। इनके मध्य सामंतों एवं नवाबों के लिए सम्मान नहीं था। कुलीन को जो शक्ति मिली थी, मतलब जो ये राजशाही है या नवाब है या सामंत है, इन लोगों को ताकत कैसे मिली थी, इनको ताकत शक्ति जार को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले में दी गई। उनकी चापलूसी करते थे, सेवा एवं निष्ठा से मिली थी, ना कि किसानों की समर्थन से या किसानों के सम्मान से या लोकप्रियता के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कृषक क्या है, कुलीनों का सम्मान करते थे तथा इनके लिए लड़ाइयां भी लड़ी, जबकि रूस में क्या है, ऐसा नहीं होगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हो गया कि कृषक जो है कुलीनों का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि रूस के किसान शेष यूरोपीय किसानों की अपेक्षा भिन्न थे। क्यों थे, क्योंकि रूस के किसान चाहते थे कुलीनों की जमीनें लेकर इनको किसानों को वापस कर दिया, जबकि हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या थे, वो उनके लिए लड़ भी रहे थे, तो इनकी जमीनें इनको दे दी जाए। ये लगान भी नहीं चुकाते थे, कभी कभी मना कर रहे थे कि नहीं देंगे, और इनके द्वारा कई जगहों पर जमींदारों की हत्याएं भी की गई हैं। इनके द्वारा कई जगहों पर जमींदार की हत्याएं भी होने लगी, परेशान करता था, मार दिया करते थे। वर्ष 1902 में ये हत्याएं दक्षिणी रूस में और 1905 में संपूर्ण रूस में ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। सभी कृषक समय समय पर अपनी जमीन कम्यून या मीर को दिया करते थे। कम्यून प्रत्येक कृषक के परिवार की आवश्यकता के हिसाब से जमीन का वितरण करता था। तो यह व्यवस्था भी आपको यूरोप के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कारण से क्या कह सकते हैं कि भाई रूस के किसान बाकी यूरोप के किसानों से भिन्न थे। निम्नलिखित कारणों के आधार पर या उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोप के किसान और रूस के किसान में काफी भिन्नता थी या ये काफी अलग थे। क्लियर ये बात? ऐसा हम ये उत्तर कंप्लीट कर देंगे। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में कौन कौन सी घटनाएं घटी, सविस्तार वर्णन कीजिए। अब देखो, आपकी जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ, 1914 में हुआ। तो हम ये देखेंगे वर्ष 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच एक युद्ध हो गया, जिसमें यह युद्ध की शुरुआत हो गई। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। इन देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। कैसे थे? अपने यूरोप के बाहर भी कई सारी इलाकों पर इनका कब्जा था। तो क्या हो गया कि इसलिए ये युद्ध क्या हो गया, यूरोप के साथ साथ बाहर भी, यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में रूसियों का, जार को जो है वो रूसियों का बड़ा समर्थन मिला, लेकिन जैसे ही युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने क्या कर दिया, जार ने ड्यूमा में जो बहुत अलग अलग प्रमुख पार्टियां थी उनसे सलाह लेना बंद कर दिया, राजनीतिक पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, जार की लोकप्रियता में कमी हुई, इससे जनता का जार के प्रति समर्थन कम हो गया और रूस के अंदर जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। आप इसका उदाहरण ऐसा भी देख सकते हैं कि लोगों ने पीटर्सबर्ग, जर्मनी नाम को बदलकर क्या कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया, कि ये क्या हो गया, एक रूसी नाम हो जाता है। जो लड़ाइयां थी वो दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी, एक तो पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और पश्चिमी मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। पश्चिम में सैनिक कहां लड़ रहे थे, पूर्वी फ्रांस की सीमा पर खाइयों में लड़ रहे थे, जबकि अगर आप देखें पूर्वी मोर्चे पर जो सेना है उसने काफी दूरी तय कर ली, दूरी मतलब चलकर नहीं, बहुत नुकसान उठा लिया था, दूरी तय कर ली, क्योंकि आप देखें पूर्वी मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई और सेना की पराजय ने रूसी सेना का, या जो उनकी सेना है उससे क्या हुआ, रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। और इस युद्ध का उद्योगों पर भी क्या हुआ, बहुत बुरा असर पड़ा, बहुत नुकसान हुआ रूसियों को। जर्मनी का कब्जा हो जाएगा बाल्टिक सागर पर, तो इनको आयात नहीं हो पाएगा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे बहुत कम थे और बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति थी, इसको क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। तो क्या हो गई, आयात बंद हो गया, क्योंकि बाल्टिक सागर पर जर्मनी का कब्जा हो गया
और इस काल में यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस का क्या हुआ, औद्योगिकीकरण, है ना, रूस का औद्योगिक उपकरण या औद्योगिकीकरण क्या हुआ, तेजी से बेकार होने लगा, है ना। औद्योगिक जो मशीनें हैं, सामान्य नहीं आ रहा, तो औद्योगिकीकरण क्या हुआ, तेजी से बेकार होने लगा। वर्ष 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूट गई। अच्छी सेहत वाले मर्दों को कहां ढकेल दिया, युद्ध में ढकेल दिया, तो मजदूरों की भी कमी पड़ गई, तो और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ गई। अनाज कहां दे दिया, ज्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए लड़ाइयों में भेज दिया, मोर्चे पर भेज दिया। इससे क्या हुआ, शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की समस्या पैदा हो जाती है। मतलब अब यहां आप देखेंगे कि यहां खाने के लिए लड़ाइयां हो जाएंगी, एक रोटी किसी के हाथ में दिख जाएगी तो लोग लड़ पड़ेंगे, तो ये यहां पर समस्याएं हुई, है ना। तो अपन ने देख लिया भाई कि क्या क्या है इसके अंदर, कि विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो ये अपन ने देख लिया विश्व युद्ध कैसे हुआ, किन दो गुटों के बीच में हुआ, रूस में कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो हमने देखा कि जार का समर्थन भी हुआ, जार का समर्थन गिरने लगा, पहले समर्थन मिला फिर गिरने लगा, ये हमने बात देखी। इसके बाद अपन ने क्या देखा यहां पर, इसके बाद अपन ने देखा कि भाई लड़ाइयां जो हैं वो दो तरीके से लड़ रहे हैं, पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पर, ये अपन ने देखा। उद्योग बहुत बुरी तरीके से नुकसान होने लगे, रेलवे लाइन टूटने लगी, ये वाली दो लाइन के अंदर ये देखा। और फिर क्या देखा, अनाज और मर्दों का, मजदूरों की कमी और अनाज की कमी, ये दो तीन बातें अपन ने देखी। तो यही क्या हुई रूस के अंदर जो प्रमुख घटनाएं घटी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। पेट्रोग्राद मतलब क्या हो गया आपका, पेट्रोग्राद का मतलब हो गया वो पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बदल दिया गया था विश्व युद्ध प्रथम के दौरान। तो अब ये क्या करना है, पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, पीटर्सबर्ग में भयंकर स्थिति, है ना। कैसे हुई भयंकर स्थिति, ये वर्ष 1917 की सर्दियों में राजधानी पीटर्सबर्ग की स्थिति जो थी वो बहुत भयंकर थी। दूसरा क्या जाएगा, महिलाओं द्वारा नेतृत्व या हड़ताल का नेतृत्व। आप देखेंगे 22 फरवरी को जो हड़तालें हुई, 22 फरवरी को जो फैक्ट्री में तालाबंदी हुई, इसके समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों ने या उनके कामगारों ने हड़ताल कर दी, है ना। और अगले ही दिन कई सारी फैक्ट्रियों में हड़ताल हो गई, और बहुत सारी हड़ताल को कौन लीड कर रहा था, महिलाओं के द्वारा लीड किया गया था, या महिलाओं के द्वारा उनका नेतृत्व किया गया था। अगला एक कारण क्या हो जाएगा, हिंसक घटनाएं। अगले कुछ दिनों में क्या होगा, कर्मी जो काम करने वाले श्रमिक हैं, कर्मियों को कहते हैं श्रमिक, कर्मियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया, सरकार ने इनके ऊपर लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सारे कांड होंगे। परंतु सरकार ने अश्वसेना से अश्वरोही मतलब घुड़सवार सैनिक बुला लिए, और लोग क्या हो गए, गलियों में लोग रोटी, मजदूरी, काम के घंटे और लोकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नारे लगाने लगे, और सैनिक क्या करने लगे, इनके ऊपर गोली चलाना या इनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, रूस में हिंसक घटनाएं स्टार्ट हो गई। फिर क्या है, सोवियत संघ की या सोवियत की संरचना। जब ये क्रांति हड़तालें हो रही थी तो उसी शाम को सैनिक और हड़ताली मजदूर क्या हो गए, 23 फरवरी के आसपास की जो घटना है वो क्या हो गए, मजदूर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सोवियत काउंसिल की स्थापना के लिए एकत्र हो गए। वो इकट्ठे हो गए तो इसकी संरचना कैसी थी, बहुत जल्दबाजी में बना दिया गया, उसमें मजदूर और सैनिक वर्ग थे, है ना। तो ये यहां पर बनाया गया। अंतरिम सरकार का गठन, तो अगले ही दिन सोवियत के नेताओं ने और संसद के नेताओं ने देश चलाने के लिए क्या किया, एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसको क्या नाम दिया गया, अंतरिम सरकार नाम दिया गया। तो अब इसमें क्या प्रमुख घटनाएं हो गई वो अपन ने देख ली यहां पर कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हो गई। तो पहली, पीटर्सबर्ग के अंदर भयंकर स्थिति। दूसरी देख ली, महिलाओं द्वारा हड़ताल, इनका नेतृत्व कर देना। तीसरी देख ली, हिंसक घटनाएं। चौथी देख ली, सोवियत की रचना। और पांचवी देख ली हमने, अंतरिम सरकार का गठन। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, रूस में 24 अक्टूबर 1917 की घटनाओं का वर्णन कीजिए। 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ है, हमें ये लिखना है। मतलब अक्टूबरी घटनाओं के बारे में, जो अक्टूबरी घटनाओं में 24 अक्टूबर से क्रांति स्टार्ट होती है, अक्टूबर क्रांति। लेनिन ये दिन नहीं बताते, लेकिन 24 तारीख से ये सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, तो यही क्रांति का दिन था। तो इस दिन की घटनाओं का वर्णन करना है। बोल्शेविक पार्टी और पेट्रोग्राद सोवियत को लेनिन ने 16 अक्टूबर 1917 को सत्ता पर कब्जा करने के लिए या सत्ता पर अधिकार जमाने के लिए सहमत कर लिया था। सोवियत द्वारा सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में, लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 24 अक्टूबर 1917 को हुई। और इस दिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए कहां चले गए, शहर से बाहर चले जाते हैं। और 24 अक्टूबर शाम को सरकार
सरकार के सैनिकों ने क्या किया, बोलशेविक अखबारों का घेरा डाल दिया। अखबार क्या करते थे, बोलशेविक कर्मचारियों के अंदर कैसे बात पहुंचानी, अखबार में छप गया, सुबह सबके घर डल जाएगा, सब लोग बात समझ जाते थे। तो इन 2 अखबारों का उनने घेरा डाल दिया। और केरेंस्की ने क्या कहा कि भाई टेलीफोन टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सैनिकों को कहा, और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार ने सैनिकों को रवाना कर दिया या भेज दिया कि भाई आपको ये करना है। क्रांतिकारी समितियों ने भी क्या कर दिया, क्रांतिकारी समितियों ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करो और मंत्रियों को क्या करो, गिरफ्तार कर लो। एक विमान है जिसको कहते हैं औरोरा, औरोरा नामक युद्धपोत के द्वारा विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी गई। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक स्थलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरे और जो विमान थे उनने नेवा नदी के रास्ते जो आगे बढ़ रहे थे वहां पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे शाम तक पूरा शहर किसके कंट्रोल में आ गया, क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया। और मंत्रियों ने क्या कर दिया, यहां पर मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर देते हैं। मंत्री क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये घटनाएं हमने 24 अक्टूबर के दिन की देखी हुई थी, है ना। ये 24 अक्टूबर के दिन की घटनाएं देखी थी कि 24 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, तो उसके पहले 16 अक्टूबर को क्या हुआ वो लिख लिया। फिर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति बना दी गई, लियोन ट्रॉट्स्की को दे दिया गया। विद्रोह की शुरुआत हो गई 24 अक्टूबर से। और इस दिन क्या हो गया, जैसे ही विद्रोह की शुरुआत हुई तो केरेंस्की बाहर चले गए, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा किया और अखबारों का घेरा डलवा दिया, टेलीफोन दफ्तरों पर मतलब कंट्रोल के लिए बोला। तो समिति ने भी क्या कह दिया, अपने समर्थकों को बोला कि सरकारी पर कब्जा करो, सरकारी दफ्तरों पर, और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। ऐसा ही हुआ। और अरोरा नामक युद्धपोत ने क्या किया, विंटर पैलेस पर हमला किया। दूसरे युद्धपोतों ने नेवा नदी के रास्ते में जो सैनिक आ रहे थे उन पर अलग अलग जगहों पर नियंत्रण कर लिया। और शाम तक शहर किसके कंट्रोल में आ गया, 24 तारीख की शाम तक समिति के कंट्रोल में आ गया। और मंत्रियों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये उत्तर आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com एक वेबसाइट डेवलप की है। क्यों डेवलप की है, ताकि आप इस वेबसाइट पर जाएं और वीडियो को बहुत आसानी से, निरंतरता से, सुचारू रूप से देख सकें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से जारी रख सकें। तो जैसे ही गूगल पर आप magnetbrains.com टाइप करेंगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर जैसे जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो आपने अपना हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लिया। फिर जैसे ही हिंदी मीडियम में गए तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, 9, 10 जो भी क्लास है वो सिलेक्ट आप कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करी, क्लास सेलेक्ट करेंगे तो फिर जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे भाई, तो क्लास सेलेक्ट करी तो आपको सब्जेक्ट मिल गए, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, आपने सोशल साइंस पर टिक कर दिया। जैसे ही वहां पर वॉच नाउ करेंगे आपको इसका सिलेबस खुल जाएगा। हर एक चैप्टर की वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर अपने वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, ये निःशुल्क जो वीडियो आ रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो आते हैं लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और कमेंट करना भी ना भूलें। कमेंट कर भी जरूर बताएं। धन्यवाद।